गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे इस समय कि कोरोना वायरस ख़त्म होने के बाद या सारी स्थिति सामान्य होने के बाद या लॉकडाउन खुलने के बाद देश की अर्थव्यवस्था कैसी होगी, देश में क्या क्या परिवर्तन आएंगे। 1929 से 1932 के बीच जब महामंदी आई थी तब भी अर्थव्यवस्था बहुत गड़बड़ा गई थी। उस समय अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा था, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। अब उससे भी भयानक स्थिति है, तो अब क्या होगा, क्या क्या परिवर्तन आएंगे, ये सब प्रश्न हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये जरूर निश्चित है कि महामंदी आएगी। तो देखते हैं क्या परिवर्तन होता है। लेकिन अभी हम फिलहाल आज चैप्टर करेंगे मांग की लोच। मांग की लोच यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। किसे कहते हैं मांग की लोच? मांग को प्रभावित करने वाले तत्व जैसे आय, कीमत, संबंधित वस्तुओं की कीमत, इन सब में परिवर्तन के कारण मांग में जितना परिवर्तन आता है उसके माप को मांग की लोच कहते हैं। तो किस किस में परिवर्तन आने के कारण मांग में परिवर्तन आया? आय, कीमत और संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन के कारण। तो मांग की लोच तीन प्रकार की हो गई, कीमत लोच, आय लोच और आड़ी लोच। यदि कीमत के कारण मांग में परिवर्तन आता है उसके माप को कीमत लोच कहेंगे। आय में परिवर्तन के कारण मांग में जिस अनुपात में परिवर्तन होता है उसे आय लोच कहेंगे। और एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण दूसरी वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन, मांग में जो परिवर्तन आता है उसके माप को आड़ी लोच कहेंगे। जैसे चाय की कीमत में परिवर्तन के कारण कॉफी की मांग में कितना परिवर्तन आता है, या कार की कीमत में परिवर्तन के कारण पेट्रोल की मांग में कितना परिवर्तन आता है, उसके माप को आड़ी लोच कहते हैं। आपके +2 के चैप्टर में सिर्फ कीमत लोच है, सिलेबस में कीमत लोच है, तो आज हम कीमत लोच के बारे में ही पढ़ेंगे। तो कीमत लोच क्या हुई? कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में जितने प्रतिशत परिवर्तन आता है उसके माप को कीमत लोच कहते हैं। मांग के नियम और मांग की लोच में क्या अंतर हुआ? मांग का नियम हमें केवल ये बताता है कि कीमत के बढ़ने पर मांग कम होगी और कीमत के कम होने पर मांग बढ़ेगी। लेकिन मांग की लोच हमें ये बताता है कि कीमत में कितना परिवर्तन होने पर मांग में कितना परिवर्तन होगा, या कीमत में कितनी बढ़ने पर मांग कितनी कम होगी। तो ये मांग के नियम और मांग की लोच में अंतर है। इसका सूत्र क्या हो गया? मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अब है कीमत लोच के प्रकार। कीमत लोच के प्रकार में सबसे पहला जो इसका है पूर्णतया लोचदार मांग। पूर्णतया लोचदार मांग से क्या अभिप्राय है कि कीमत में बिल्कुल जरा सा परिवर्तन होने पर मांग में अनंत परिवर्तन हो जाता है, उसे कहते हैं पूर्णतया लोचदार मांग। ये एक अवास्तविक धारणा है। वास्तविक जीवन में इस तरह का कोई एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा। फिर भी हम कह सकते हैं, जैसे मान लो सुनारों की मार्केट है, उसमें किसी एक सुनार ने बाकियों की अपेक्षा सोने, चांदी, हीरे के जेवरात की कीमत कम कर दी, तो सारे ग्राहक उसकी तरफ दौड़ जाएंगे। तो जरा सा परिवर्तन करने पर
जब मांग में अनंत परिवर्तन होता है उसे कहते हैं पूर्णतया लोचदार मांग। जैसे आपको इसको डायग्राम के द्वारा दिखा सकते हैं। OX OY, OX पे हमने लिया है मांग, OY पे हमने ली है कीमत। अब ये P कीमत है और यहाँ पे मांग Q भी हो सकती है, इसी कीमत पर मांग Q1 भी हो सकती है। तो ये जो होता है DD मांग वक्र OX के समानांतर होता है। पूर्णतया लोचदार मांग में मांग वक्र हमेशा OX के समानांतर होता है। तो ये था पूर्णतया लोचदार मांग। अब है सेकंड, पूर्णतया बेलोचदार मांग। पूर्णतया बेलोचदार मांग का मतलब क्या है कि कीमत में कितना भी परिवर्तन हो, मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो हम कहते हैं पूर्णतया बेलोचदार मांग। चित्र में इसे कैसे दिखाएंगे? OX पर मांग है, OY पे कीमत है। जब कीमत P है तो भी मांग OQ है, जब कीमत बढ़कर OP1 हो जाती है तब भी मांग OQ रहती है। ये DD वक्र OY के समानांतर है। अब इसके उदाहरण के लिए आप क्या कह सकते हैं कि नमक चाहे 2 रुपए की थैली हो जाए, चाहे 10 रुपए की थैली हो जाए, चाहे 20 रुपए की थैली हो जाए, तो भी मांग की जो लोच, नमक की जो मांग की लोच है वो उतनी ही रहेगी, यानी कि नमक की मांग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, पूर्णतया बेलोचदार है। तो ये है पूर्णतया बेलोचदार मांग। अब है तीसरा इकाई लोचदार मांग। इकाई लोचदार का मतलब क्या है कि जितना कीमत में परिवर्तन है, जैसे मान लो कीमत 10% बढ़ गई तो मांग भी 10% कम हो गई, कीमत 10% कम हो गई तो मांग 10% बढ़ गई, यानी कि जितना कीमत में परिवर्तन होता है उतना ही मांग में परिवर्तन होता है। सामान्य वस्तुओं की जो लोच है, आम जो दिन में हम दिनचर्या में अपनी चीज़ें जो इस्तेमाल करते हैं, आरामदायक वस्तुएं, जैसे आप घर में आप ये लगा लो, जूते हो गए, कपड़े हो गए, फ्रीज हो गया, पंखा हो गया, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनकी जो लोच होगी वो क्या होगी? इकाई लोचदार। जितना कीमत में परिवर्तन होगा उतना ही मांग में परिवर्तन हो जाएगा। इसका डायग्राम देखिए, OX पर हमने मांग ली है, OY पर हमने कीमत ली है। जब कीमत OP है तो मांग है OQ, जब कीमत कम होकर OP1 हो जाती है तो मांग हो जाती है OQ1। डेल्टा P यानी कि जितना कीमत में परिवर्तन है उतना ही मांग में परिवर्तन है। तो ये लोच क्या हो गई? इकाई लोचदार मांग। नेक्स्ट है इकाई से अधिक लोचदार मांग। इकाई से अधिक लोचदार मांग का मतलब क्या है कि जितना कीमत में परिवर्तन होता है उससे अधिक मांग में परिवर्तन होता है। जैसे कीमत 10% बढ़ गई तो मांग 10 से ज़्यादा 20%, 30%, 35% कम हो गई, तो ये क्या कहलाएगा? इकाई से अधिक लोचदार मांग। जैसे मान लो AC, कार, विलासिता की वस्तुएं जो होती हैं उनकी लोच क्या होती है? इकाई से अधिक। इसमें कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होगा लेकिन मांग में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है। जब कीमत OP है तो मांग है OQ। चित्र में देखिए, OX पर मांग है, OY पे कीमत है। जब कीमत OP है तो मांग है OQ। जब कीमत कम होकर OP1 हो गई तो मांग बढ़कर OQ1 हो गई। कीमत में परिवर्तन हमारा बहुत कम है जबकि मांग में परिवर्तन ज़्यादा है। तो ये क्या कहलाता है? इकाई से अधिक लोचदार मांग। नेक्स्ट है इकाई से कम लोचदार मांग। इकाई से कम लोचदार मांग का मतलब है कि कीमत में ज़्यादा परिवर्तन और मांग में कम परिवर्तन। कीमत में ज़्यादा यानी कि जब कीमत में, जैसे ये डायग्राम है, OX पर मांग है, OY पे कीमत है। जब कीमत OP है तो मांग थी OQ, कीमत कम होकर OP1 हो गई, मांग बढ़कर हमारी OQ1 हो गई। कीमत ज़्यादा कम हुई लेकिन मांग थोड़ी सी ही बढ़ी। ये जो है सामान्य वस्तुओं की मांग होती है इस तरह की। तो ये थे हमारे कीमत लोच के प्रकार: पूर्णतया लोचदार मांग, पूर्णतया बेलोचदार मांग, इकाई लोचदार मांग, इकाई से अधिक लोचदार मांग और इकाई से कम लोचदार मांग। उसके बाद आता है कीमत लोच को मापने की विधियां। कीमत लोच को मापने की 3 विधियां हैं। सबसे पहली है कुल व्यय विधि, दूसरी है प्रतिशत विधि और तीसरी है ज्यामितीय विधि।
कुल व्यय विधि, कुल व्यय विधि में इस विधि का जो प्रतिपादन है मार्शल ने किया था। मार्शल ने कहा था कि जब कीमत बढ़ती है तो कुल व्यय में जिस दिशा में परिवर्तन आता है उसके अनुसार कीमत लोच मापी जा सकती है। जैसे कीमत, आपके टेबल देखिए, यहाँ कीमत है, यहाँ मात्रा है, यहाँ कुल व्यय है। कीमत बढ़ रही है, आपने मांग के नियम में पढ़ा था कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती है मांग हमारी कम होती है। जब कीमत 1 रुपया है तो मांग है हमारी 10, कीमत 2 है तो मांग है 9, जब कीमत 3 है तो मांग है 8, जब कीमत 4 है तो मांग है 7। इस तरह से जब कीमत बढ़ के 10 हो जाती है तो मांग हमारी कम होकर 1 हो जाती है। ये इससे कुल व्यय निकालने के लिए इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लोगे। 10 को 1 से गुना किया तो आपका 10, 9 को 2 से किया 18, 3 को 8 से किया 24। इस तरह से सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा आ जाएगा कुल व्यय। तो मार्शल ने कहा था कि जैसे जैसे कीमत में परिवर्तन होता है कुल व्यय में किस दिशा में परिवर्तन होता है, यानी कि कीमत के बढ़ने पर यदि कुल व्यय बढ़ जाए, कीमत के कम होने पर यदि कुल व्यय कम हो जाए, समान दिशा हो गई। यदि कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय बढ़ जाए और कीमत के कम होने पर कुल व्यय कम हो जाए, समान दिशा हो गई, तो यहाँ पर लोच क्या होगी, इकाई से कम। और यदि कीमत के बढ़ने पर और कीमत के कम होने पर कुल व्यय में कोई अंतर ना आए तो वहाँ लोच हो जाएगी इकाई के बराबर। जैसे कीमत 5 रुपये से 6 रुपये हो गई तो यहाँ पर कुल व्यय पहले भी 5 रुपये था, जब कीमत 5 रुपये थी तो कुल व्यय था 30, जब कीमत बढ़कर 6 हो गई तो कुल व्यय 30, तो ये हो गया इकाई के बराबर। और अब नीचे 6 से देखो आप, जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है कुल व्यय हमारा कम हो रहा है, यानी कि उल्टा है, कीमत बढ़ रही है और कुल व्यय कम हो रहा है, कीमत कम हो रही है तो कुल व्यय बढ़ रहा है। यहाँ पर लोच क्या होगी, इकाई से अधिक। विपरीत दिशा में जब परिवर्तन होता है तो उसको हम कहते हैं इकाई से अधिक। अब इसका डायग्राम बना लेंगे आप। OX पर आप कुल व्यय लेंगे, OY पर आप कीमत लेंगे। अब इसको निशान लगा लेंगे, जैसे जब एक कीमत 1 है तो कुल व्यय कितना है 10, यहाँ बिंदु आ जाएगा, इसी तरह यहाँ आ जाएगा और ये वक्र बन जाएगा TE, कुल व्यय वक्र। यहाँ से यहाँ तक आपका लोच क्या है, इकाई से कम। ये जो सीधा आया वक्र ये है इकाई के बराबर, और यहाँ से जब वापस ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे लोच क्या होगी, इकाई से कम, इकाई से अधिक। अब इसका एक उदाहरण द्वारा मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लो कीमत 6 रुपये से कम होकर 3 रुपये हो जाती है और मांग 30 से बढ़कर 60 हो जाती है और आपके सम आ जाता है। इसके आधार पे आपके पेपर में सवाल भी आते हैं कि तो कुल व्यय विधि से आप इससे मांग की लोच निकालेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, कीमत लेंगे, मांग लेंगे और कुल व्यय लेंगे। कीमत 6 रुपये है तो मांग थी 30, तो कुल व्यय कितना हो गया, 30 को 6 से मल्टीप्लाई किया 180 आ गया। जब कीमत कम होकर 3 हो गई तो मांग हमारी बढ़कर हो गई 60, तो 3 को 60 से मल्टीप्लाई किया, ये भी 180 आ गया, यानी कि कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो ये लोच क्या हो गई, इकाई के बराबर, इकाई के बराबर। तो इस सवाल के द्वारा आप जो है लोच निकाल सकते हो। इसी तरह के और सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये थी कुल व्यय विधि जिसका प्रतिपादन मार्शल ने किया था। दूसरी विधि है प्रतिशत विधि। प्रतिशत विधि में फार्मूला है। फार्मूला आपने शुरू में पढ़ा था कीमत लोच को निकालने का कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। मांग में परिवर्तन कैसे निकाला जाता है, मांग में परिवर्तन बटे प्रारंभिक मांग गुना 100। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकाला जाता है, कीमत में परिवर्तन बटे प्रारंभिक कीमत गुना 100। अब मांग में परिवर्तन यानी कि Q1 माइनस Q, प्रारंभिक मांग यानी कि Q, कीमत ये 100 से 100 कट जाएगा। कीमत में परिवर्तन P1 माइनस P और प्रारंभिक कीमत P, 100 से 100 हमारा कट गया, तो ये बच गया। अब मांग में परिवर्तन कैसे निकालते हैं, Q डेल्टा Q बटे Q, और कीमत में परिवर्तन क्या हो गया, डेल्टा P बटे P, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो डेल्टा Q बटे Q, ये जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये बदल जाएगा P बटे डेल्टा P। इसको हम ये लिख सकते हैं डेल्टा Q बटे डेल्टा P इंटू P बटे Q।
ये हमारा फार्मूला निकल कर आ गया प्रतिशत विधि द्वारा। इसके आधार पे भी आपके एग्जाम में सवाल आते हैं, 2 नंबर का भी सवाल आ सकता है, 4 नंबर का भी सवाल आ सकता है। तो आपको ये सवाल बहुत इजी भी हैं, पूरे नंबर आते हैं। देखो आपको एक एग्जाम्पल से समझा रही हूँ कि मान लो आइसक्रीम की कीमत 4 रुपए से कम होकर 2 रुपए हो जाती है और मांग 1 से बढ़कर 4 हो जाती है, तो इसको हम कहेंगे, इसकी लोच निकालनी है। तो लोच निकालने का जो विधि है वो क्या है, P क्या था, यानी कि पहले कीमत कितनी थी 4 रुपए, कीमत कम होकर कितनी हो गई 2, यानी कि P1 हमारा कितना हो गया 2। अब मांग पहले कितनी थी, जब कीमत 4 रुपए थी तो मांग थी हमारी 1, यानी कि Q कितना हो गया 1, और मांग जब कीमत कम होकर 2 रुपए हो गई तो मांग बढ़कर हमारी कितनी हो गई 4, यानी कि Q1 हो गया 4। अब हम इसका घटा लेंगे, P1 में से P घटा देंगे और Q1 में से Q घटा देंगे। Q1 में से Q घटाया तो हमारा आ गया 3 और P1 में से P घटाया तो हमारा आ गया -2। इसको इस फार्मूले में रख दो, डेल्टा Q हमारा कितना आया 3, डेल्टा P हमारा कितना आया -2, P कितना था 4 और Q कितना था 1। तो इसको जब हम फार्मूले में रखेंगे तो ये सारा आ जाएगा 3/2 गुना में 4/1, इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 6, यानी कि इकाई से अधिक। ये आपकी लोच हमेशा माइनस में आएगी। माइनस में क्यों आएगी, क्योंकि मांग और कीमत का विपरीत संबंध होता है। कीमत बढ़ती है तो मांग कम होती है और कीमत कम होती है तो मांग बढ़ती है, इसलिए मांग की लोच हमेशा माइनस में आएगी। आपने माइनस नहीं देखना है, 6 है तो ये इकाई से अधिक है, इसलिए इसकी लोच क्या हो गई इकाई से अधिक। क्लियर हो गया, ये थी हमारी प्रतिशत विधि। अब है नेक्स्ट ज्योमेट्रीय विधि। ज्योमेट्रीय विधि में क्या है कि एक मांग वक्र के किसी भी बिंदु पर मांग की लोच निकाली जाती है। इसका फॉर्मूला क्या है कि बिंदु से नीचे वाला भाग बटे में बिंदु से ऊपर वाला भाग। अब इसके मान लो बीचों बीच बिंदु है, बीचों बीच बिंदु है तो इससे नीचे का भाग बटे ऊपर का भाग। अब ये दोनों भाग बराबर होंगे तो इसलिए क्या हो जाएगी इकाई के बराबर। और इस बिंदु से नीचे किसी भी बिंदु पर अगर लोच आती है तो निकालते हैं तो नीचे का भाग क्या होगा कम होगा और ऊपर का भाग ज्यादा होगा, तो लोच हो गई इकाई से कम। और इस बिंदु से ऊपर किसी भी बिंदु पर लोच निकाली जाएगी तो नीचे का भाग ज्यादा होगा, ऊपर का भाग कम होगा, इसलिए लोच क्या होगी इकाई से अधिक। तो इसलिए इस विधि का प्रयोग भी किया जाता है, लेकिन सबसे अधिक प्रयोग इस प्रतिशत विधि का प्रयोग किया जाता है। लास्ट में हमारा आता है मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व, यानी कि मांग की लोच किस किस चीज से प्रभावित होती है। पहला है वस्तु की प्रकृति। वस्तु की प्रकृति यानी कि वस्तु कैसी है। वस्तु 3 प्रकार की होती हैं, एक होती है विलासिता की वस्तुएं, एक होती है आरामदायक वस्तुएं और एक होती है अनिवार्य वस्तुएं। अनिवार्य वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जैसे नमक, रोटी, सब्जी, इस तरह की वस्तुएं जो होती हैं इनकी लोच क्या होती है यानी कि इकाई से कम या बेलोचदार। लेकिन जो आरामदायक वस्तुएं हैं उनकी लोच क्या होती है इकाई के बराबर। इनकी जितना कीमत में परिवर्तन होता है उतना ही उनकी मांग में परिवर्तन होता है। और विलासिता की वस्तुओं की लोच क्या होती है इकाई से अधिक। इनकी कीमत में ज़्यादा परिवर्तन होता है और मांग में कीमत में कम परिवर्तन होता है और मांग में ज़्यादा परिवर्तन होता है, तो इनकी लोच होती है इकाई से अधिक। तो 3 प्रकार की वस्तुएं मैंने आपको बताई, अनिवार्य वस्तुएं, आरामदायक वस्तुएं और विलासिता की वस्तुएं। अब है दूसरा स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धि। स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धि का मतलब क्या है कि जिन वस्तुओं के स्थानापन्न यानी कि उनकी जगह किन्हीं और वस्तुओं का प्रयोग कर सकते हो, अगर ऐसी वस्तुएं हैं तो उनकी लोच इकाई से अधिक होगी। लेकिन जिन वस्तुओं के स्थानापन्न उपलब्ध नहीं होते उनकी लोच इकाई से कम होती है। आप क्या ऐसे उदाहरण बता सकते हैं कोई कि जो हम कैसी वस्तुओं का, जैसे किसी वस्तु की जगह दूसरी वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं। अब आपको मान लो कोई ठंडा पेय पदार्थ पीना है और आप बाजार गए और जो है कैंपा जो है वो महंगी है तो उसकी जगह आपने जो है रसना की बोतल ले ली और वो मैंगो की बोतल ले ली,
तो उसकी कीमत कम है, तो वो क्या हो गया, उसका सब्स्टिट्यूट हो गए। तो सब्स्टिट्यूट यानी कि उसका प्रतिस्थापन वस्तु है वो। तो इसलिए आप जो है वो माजा या मैंगो फ्रूटी स्लाइस लेंगे, तो इसलिए उसकी कीमत लोच क्या होगी, इकाई से अधिक। और जिन वस्तुओं के स्थानापन्न उपलब्ध नहीं है, जैसे मान लो आप सब्जी बना रहे हैं और सब्जी में आपको नमक डालना है, तो नमक की जगह नमक ही डलेगा और कोई इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो उनकी लोच क्या होती है, इकाई से कम या बेलोचदार। अब है दूसरा, विभिन्न उपयोग वाली वस्तुएं। जिन वस्तुओं के उपयोग कई चीजों में हो सकते हैं, ऐसे वस्तुओं की लोच इकाई से अधिक होती है। और जिन वस्तुओं का प्रयोग केवल एक ही हो, उसका लोच इकाई से कम होती है। जैसे दूध के बहुत सारे प्रयोग हो सकते हैं। अगर आप लॉकडाउन के दौरान, जैसे दूध महंगा है, तो आप दूध कम लोगे, सिर्फ चाय में इस्तेमाल करोगे। लेकिन अगर किसी दिन दूध की बिक्री कम होती है और दूध की कीमत गिर जाती है, तो हम क्या करेंगे, उस दिन दूध ज़्यादा लेंगे। उस दिन हम खीर बना के खा सकते हैं, आइसक्रीम जमा सकते हैं, या आप जो है रबड़ी बना सकते हो। तो इस तरह से दूध के कई प्रयोग हैं। जब ये महंगा हो जाता है तो हम कम खरीदते हैं, केवल आवश्यक चीज़ों में इसका प्रयोग करते हैं। और जब ये सस्ता हो जाता है तो हम इसकी और भी चीज़ें बनाकर खा सकते हैं। और जिन वस्तुओं का एक ही प्रयोग है, उनकी लोच क्या होती है, इकाई से कम। अब है उपभोग का स्थगन। उपभोग का स्थगन मतलब क्या है, कुछ देर के लिए टाला जा सकना। जिन वस्तुओं का उपभोग टाला जा सकता है, जैसे मान लो आपको आज ऐसे लग रहा है कि फ्रिज चाहिए, आप मार्केट गए, लेकिन फ्रिज की कीमतें बहुत ज़्यादा है, लॉकडाउन चल रहा है तो कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, लोग सोच रहे हैं कि इसको ज़रूरत है, तो आप क्या करोगे, उसके उपभोग इतना ज़रूरी नहीं है कि आज ही लेना ज़रूरी है, तो आप उसको टाल दोगे। कुछ दिनों बाद देखेंगे जब लॉकडाउन खुल जाएगा या कीमतें कम हो जाएंगी, तो उस दौरान आप जो है फ्रिज खरीद सकते हो। तो जिन वस्तुओं का उपभोग टाला जा सकता है, उनकी लोच इकाई से अधिक होती है। और जिन वस्तुओं का उपभोग टाला नहीं जा सकता, जैसे मान लो आपके घर में गैस खत्म हो गई, सिलेंडर चाहिए, आज ही चाहिए, चाहे वो ब्लैक में भी मिल रहा है, आपको कीमत ज़्यादा है, लेकिन आपको वो उसका उपभोग टाल नहीं सकते, आपको चाहिए, तो ऐसी वस्तुओं की लोच क्या होती है, इकाई से कम या बेलोचदार। उसके बाद है उपभोक्ता की आय। अब जिन लोगों की आय बहुत ज़्यादा होती है, अब आप अंबानी को लीजिए, अंबानी की इनकम इतनी है कि कीमतें कितनी भी बढ़ जाए उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी मांग में कोई अंतर नहीं आएगा। तो जिन लोगों की आय बहुत ज़्यादा होती है, उनकी लोच क्या होती है, इकाई से कम या बेलोचदार। या जिनकी आय बहुत कम होती है, जो केवल रोटी सब्जी खाते हैं, उनकी भी मांग में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि वो तो उनको खानी ही पड़ेगी। तो इसलिए जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, आप और हम जैसे जो लोग हैं, उनकी लोच क्या होती है, इकाई से अधिक। कीमतों का परिवर्तन का उनकी मांग पे बहुत ज़्यादा अंतर फर्क पड़ता है। उसके बाद आ जाता है उपभोक्ता की आदत। जिन वस्तुओं की हमें आदत पड़ जाती है, जैसे शराब पीने वाले को शराब की आदत हो गई, तो वो कितनी भी महंगी हो जाए वो पिएगा। पान खाने वाले को पान की आदत पड़ गई, वो कितना भी महंगा हो जाए वो खाएगा। तो इसलिए उन लोगों की जो लोच है वो क्या होती है, बेलोचदार या इकाई से कम। लेकिन जिन वस्तुओं की हमें आदत नहीं होती, उनकी लोच क्या होती है, इकाई से अधिक। अब है किसी वस्तु पर खर्च की जाने वाली आय का अनुपात। ऐसी वस्तुएं जिन पर आय का हम बहुत ज़्यादा अनुपात खर्च करते हैं। अब आपको घर में एसी लाना है, या गाड़ी खरीदनी है, या बाइक खरीदनी है, जिस पे इनकम का बहुत ज़्यादा भाग खर्च होगा, तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि रेट क्या है, हमारी कैपेसिटी के अंदर है या नहीं, तभी खरीदेंगे। तो इसलिए ऐसी वस्तुओं की क्या होगी, लोच इकाई से अधिक, क्योंकि यदि कीमत ज़्यादा होगी तो हम उसको नहीं खरीदेंगे। लेकिन जिन वस्तुओं पर बहुत कम खर्च होता है, फ्रूट, सब्जी, रोटी, तो ऐसी वस्तुएं जो है जिन पे बहुत कम आय का अनुपात खर्च होता है, ऐसी वस्तुओं की लोच क्या होती है, इकाई से कम।
तो ये थे मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व। तो आज हमने सारा जो पढ़ा क्या था, पढ़ा मांग की लोच के प्रकार, कीमत लोच किसे कहते हैं, कीमत लोच के प्रकार, 5 प्रकार बताए, पूर्णतः लोचदार मांग, पूर्णतः बेलोचदार मांग, इकाई लोचदार मांग, इकाई से अधिक लोचदार मांग, इकाई से कम लोचदार मांग। फिर हमने पढ़ा कीमत लोच को मापने की विधियां, कुल व्यय विधि, प्रतिशत विधि और ज्यामितीय विधि। उसके बाद हमने पढ़ा मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। +2 क्लासेस का मांग का पूरे चैप्टर में से कम 15 नंबर का पेपर पक्का आता है, तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। इसको ध्यान से पढ़ें और इसके आधार पे क्वेश्चन तैयार करें। एक नंबर के क्वेश्चन भी इसके आधार पे आते हैं। थैंक यू। आशा है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब करें, और इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपने पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। कोई डाउट हो या किसी भी तरह की कोई आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।